हेलो दोस्तों, वीकेंड इन्वेस्टिंग में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कैसे रिटेल इन्वेस्टर्स एसएमई आईपीओज़ की तरफ खींचते चले जा रहे हैं। तो ये चार्ट मिंट किससे सोर्स्ड है और ये दिखा रहा है कि कितने करोड़ रुपए आईपीओज़ में लगाए गए सालाना। 2019 में 12,000 करोड़, 20 में 26,000 करोड़, 21 में 1,19,000 करोड़, फिर 22-23 में थोड़ा कम हुआ 61 और 54,000 करोड़ और 2024 में फिर से 1,41,000 करोड़ इन्वेस्ट हुए। और ये जो डेटा है ऑफ कोर्स ये 26 नवंबर तक का ही डेटा है 2024 का, लेकिन ये दिखा रहा है कि कैसे जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा आईपीओज़ की तरफ रुख कर रहे हैं। और बिकॉज़ आईपीओ में एक बहुत क्विक गेन होने की संभावना होती है कि आपने लिया और 20% ऊपर, 50% ऊपर ऐसा खुला। और लोगों को ऐसा लगता है कि आईपीओ का जो ये गेम है, ये सबसे ज़्यादा रेम्युनरेटिव है। तो इसमें जो मेरा एक्सपीरियंस है और जो काफ़ी और लोगों का एक्सपीरियंस पढ़ने को मिलता है, वो ये है कि वन्स और ट्वाइस इन लेट्स से 10 आप आईपीओ में अप्लाई करते हैं, तो 1 या 2 में आपको कुछ रीज़नेबल कुछ मटेरियल गेन होता है, बाकी 7-8 में आपको कोई गेन नहीं होती। तो ओवरऑल अगर आप देखेंगे कि भई जितना आपने टाइम लगाया, जितना आपने पैसा कमिट किया, जितनी रिटर्न आई, जितना टाइम लगाया, उसके हिसाब से कोई ऐसी बहुत आउटस्टैंडिंग रिटर्न्स एटलीस्ट मोस्ट लोगों की नहीं होती है। कुछ लोगों की ऑफ़ कोर्स हो सकती है क्योंकि वो हो सकता है कुछ लेवरेज लेके आईपीओ के अंदर घुस रहे हों। तो इसमें भी हम ये देख रहे हैं कि जो मेन बोर्ड के आईपीओज़ हैं, जो मेन एक्सचेंज आईपीओज़ हैं और जो स्मॉलर मीडियम एंटरप्राइज़ आईपीओज़ हैं, उसमें भी आप ये देखेंगे कि मोर देन 80 टाइम्स सब्सक्राइब होने वाले जो आईपीओज़ हैं, वो एसएमई आईपीओज़ बहुत ज़्यादा हैं। 59% एसएमई आईपीओ ऐसे हैं जो 80 टाइम्स ज़्यादा सब्सक्राइब हुए हैं। तो इसका मतलब यही है कि लोग वहाँ ज़्यादा रश कर रहे हैं एसएमई आईपीओज़ की तरफ बिकॉज़ एसएमई आईपीओज़ में फ्लिप करने में हो सकता है कि रिटर्न्स ज़्यादा नज़र आ रही है। कुछ ऐसे आईपीओज़ आए हैं जहाँ पर रिटर्न्स बहुत अच्छी आई हैं बट वो कुछ ही हैं ऐसे और बहुत सारे ऐसे आईपीओज़ हैं जहाँ पर बहुत ज़्यादा लॉस भी हुआ है लिस्टिंग के बाद। तो रिटेल इन्वेस्टर्स को ये देखना चाहिए कि अगर उनको मेन सेकेंडरी मार्केट में इन्वेस्ट करने पे लॉन्ग टर्म में अगर 12, 13, 14, 15, 16, 17% टाइप की उनको कंपाउंडिंग रिटर्न मिल रही है, तो ये सब करने की क्या ज़रूरत है? मैं समझता हूँ कि बहुत सारे ऐसे यंगस्टर्स भी हैं जिनको पैसा कमाने की थोड़ी-सी जल्दी है। लेकिन अगर आप अपने जो सीज़न्ड इन्वेस्टर्स हैं, उनसे अगर आप डिस्कशन करेंगे कि उनका करियर पाथ कैसा रहा ग्रेजुअल कंपाउंडिंग का, तो आप पाएँगे कि ग्रेजुअल कंपाउंडिंग से भी बहुत पैसे बनते हैं और उसमें इतना ज़्यादा रिस्क लेने की भी ज़रूरत नहीं है। अब आप ये देखिए 2024 में 6,000 अ, करोड़ के ये आईपीओ में इन्वेस्ट हुआ है और 197 अ अ, करोड़ के इसमें हुआ है मेन बोर्ड आईपीओज़ में। तो ये डेफ़िनेटली अ, एक एक भेड़-चाल जैसा लग रहा है मुझे 2022 से जो शुरू हुआ है ये और इसमें हो यही रहा है कि जैसे-जैसे टाइम बीत रहा है तो जिस क्वालिटी की कंपनी अब एसएमई मार्केट में आ रही है, वो बहुत पुअर होती चली जा रही है। ऐसे-ऐसे कई केसेस जो आए हैं अखबार में भी कि एक कहीं कोई एक छोटे से कमरे में कोई 2-4 लोग बैठे थे, उन्होंने कंपनी फ्लोट कर दी और ना कोई एसेट्स थे उनके पास, ना कोई अर्निंग थी, लेकिन उनका सब्सक्रिप्शन 4,000 करोड़ का उनका सब्सक्रिप्शन के लिए पैसे जमा हो गए। तो ऐसे केसेस भी बहुत आएँगे, तो फ्रॉड होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए हैं। सेबी भी ट्राई कर रहा है कि इसको किस तरह से कर्टेल करें, लेकिन क्योंकि एक तरफ से तो ऑप्शंस मार्केट में कर्टेल्स आ गए हैं, तो एक जो स्पेकुलेटिव एलिमेंट होता है मार्केट का, उसको कहीं न कहीं जाना होता है। तो ये सारे जो एवेन्यूज़ हैं, ये ज़्यादा स्पेकुलेटिव एलिमेंट्स के लिए ल्यूक्रेटिव हैं। तो जो लॉन्ग टर्म के सधे हुए इन्वेस्टर्स हैं, मेरे ख्याल से उनको बहुत ध्यान से इस तरफ जाना चाहिए और हो सके तो अवॉइड भी कर सकते हैं इन इन पार्ट्स ऑफ सेगमेंट को। जब नॉर्मल मार्केट आपको अच्छी खासी रिटर्न दे सकती है, तो क्यों आप अपना हार्ड अर्न्ड मनी इन चीज़ों में स्पेकुलेट करना चाहते हैं? ये मेरी सोच है इसके बारे में। आप बताएँ आपकी क्या सोच है और कमेंट्स में लिखें। डिस्क्लेमर ज़रूर पढ़ें और अगले वीडियो में मिलते हैं आपसे। थैंक्स।